नाजरीन आदाब, मैं मोहम्मद अकमल हुदा आज के इस ख़ास प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं साकिब अनवर साहब, जो सोशल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं और ये छाँव फाउंडेशन के एक रुकन भी हैं। छाँव फाउंडेशन जो है वो नौजवान नस्लों में बेदारी का काम करता है और चूँकि हमारा इलाका सैलाब ज़दा इलाका है तो उसमें जो माकूल मदद फराहम की जाती है तो छाँव फाउंडेशन उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं साकिब अनवर साहब। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से और पानी के सैलाब के हवाले से। साकिब अनवर साहब, सीमांचल का जो इलाका है बिहार के एक पसमानदा इलाकों में से एक है। यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों में ग्लोबल वार्मिंग के इससे क्या मतलब ये है, उन लोगों का क्या रुझान है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से? ये हमारा इलाका जो आता है ये तो पहले तो पिछड़ा इलाका है। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लोगों में जागरूकता नहीं किसी चीज़ को भी लेकर, तालीमी बेदारी का तालीमी की वजह से, शिक्षा नहीं होने की वजह से। तो हमको जो शिक्षित है उन पे ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जागरूक करें। हाँ, बाकी है कि ये प्रदूषण है, बहुत बड़ा मसला है, इसको कैसे रोका जाए। इसका तो एक बेसिक तरीका हमको यही दिखता है, पौधीकरण एक बहुत बड़ा ये है। बाकी दूसरे में आता है फिर और भी कुछ, हम बात करेंगे उस पर आगे। तो हम पहले बात करते हैं पौधीकरण की। पौधीकरण कैसे किया जाए? पौधीकरण के लिए आप कोई योजना नहीं है कि आपको मतलब प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होता है तभी लोग उधर बढ़ते हैं कुछ करने को। तो हम ये कह सकते हैं इसको कि एक सोशल ही वर्क हुआ ये। नहीं, अगर प्रॉफिट का मामला है तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें भी प्रॉफिट है, हमारी आने वाली नस्लें महफूज होंगी। वो तो शिक्षित लोग ना समझेंगे। हाँ, तो बाकी शिक्षित को ही समझाना है और लोगों को। बिल्कुल। अब पौधीकरण कैसे हो ये बात करते हैं हम। तो पौधीकरण का हम लोगों का जैसे कई संगठन बना हुआ है कई जगह सोशल वर्क करने के लिए, लेकिन एक भी संगठन हमको सीमांचल इलाका में नहीं दिखता है। जो हमारा इलाका सीमांचल पे, हम इस में बात करते हैं पहले, तो इस पे नहीं दिखता है कि कोई एक संगठन पौधीकरण पे काम कर रहा हो या पानी बचाव पे काम कर रहा हो, ये नहीं है। इसलिए होना चाहिए था। तो हमारा संगठन है सोशल यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये इस पे भी इनका फोकस है। अच्छा। जैसे आपका सरकार का कई प्लेस खाली पड़ा हुआ है, तो उस पर कई पार्क बनाने का योजना रहता है, तो हम लोग उस पर पौधीकरण कर सकते हैं। जैसे आप पार्क में भी जाके पौधीकरण कर सकते हैं, कोई रोक वहाँ नहीं होता है। और या आप कहीं भी रेलवे स्टेशन के साइड में बहुत सारे ज़मीन होते हैं, लेकिन और हम लोग काट ही लेते हैं पेड़ चुरा के। तो ये है। बाकी ये कि सरकार इस पर सहयोग भी करती है बहुत सारे टाइप से। सरकार योजना भी चलाती है, लेकिन है सरकार का कुछ पौधे पे बैंड था काटने पे। तो हम जैसे देखें कि पौधे पे बैंड लगाना, क्या ये पौधे को बचाने के लिए एक सक्सेस तरीका है? लेकिन हमको नज़र नहीं आता है। जब हम पे कुछ पड़े तो हम सुधरते हैं। जब हम लोग तैयारी किस चीज़ का करते हैं, बाढ़ से बचाव का। हमारे शहर में आप घूमें तो देखेंगे घर बहुत ऊंचा लेवल पर बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ है। तो ये प्रदूषण के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। तो नाजरीन को हम बता दें कि हमारा जो ये इलाका है सीमांचल का इलाका, ये सैलाब ज़दा इलाका है। यहाँ हर साल सैलाब आकर के तबाही मचाती है अपना। तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे ज़मीन का कटाव कम होगा और सैलाब के आने का खदशा भी कम होगा। हाँ, ये आप बेहतर तरीका बताएं। ये तो हम लोगों के लिए तो ये तो प्रदूषण छोड़िए, हम लोगों के लिए तो ये ज़रूरी भी है ना कि अभी नदी कट रहा है, तो हम अगर उसके साइड में पौधेरोपण का अभियान चलाएं तो वो हो सकता है। बाकी है कि हम लोग कैसे करें, हम लोग सोशल संगठन का भी फ़र्ज बनता है, क्योंकि हम लोग राजनीति से नहीं होते हैं, तो इसको बढ़ावा दें। तो हम आप इस पर बात करने के लिए अगर हमको बुलाएं तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा साकिब साहब, आप हमें ये बताएं
कि जो माहौलियात में जो धूल वगैरह ये है, जी, जी। प्रदूषण जो होता है, ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी, ये ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हम जहाँ तक देखते हैं ये पौधीकरण ये तो बचाने का है, पर ये आप धीरे धीरे कटाव हो रहा है, तो सिर्फ हम इसके बेसिक पे नहीं रह सकते हैं कि पौधीकरण करके बचा लें। तो ये सब अभियान है, ये सब एक दिन का काम, एक हफ्ते का काम, एक महीने का काम नहीं, ये लंबा टाइम चलेगा। क्योंकि जहाँ शिक्षा का कमी हो, जहाँ बाढ़ का इलाका हो, आप ज़्यादा पौधारोपण कर लें और एक समय बाढ़ आए तो वो ख़त्म। क्योंकि हाँ, उसको बड़ा करने धीरे धीरे बड़ा जब हो जाए तब ठीक है। अच्छा साकिब साहब, आप हमें ये बताएं कि हुकूमत बिहार इस पर कितना ये कर रही है, काम कर रही है इस मामले पर? हाँ, बिहार में पहले ये इस पर कुछ काम नहीं हुआ। ये पिछले 5-10 सालों से नीतीश कुमार की सरकार के इसमें कार्यकाल में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारा पार्क का बनना, आपको अररिया में भी है, 2 पार्क अभी मिल चुका है, 3 पार्क। एक तो आपको बहुत बड़ा पार्क आप देख सकते हैं होशियार गाँव में है, उसके बाद दूसरा अभी राजा पार्क है पोखर, इसमें आपको अररिया कॉलेज में बताते नीतीश कुमार आके उसको ओपनिंग करके गए। तो ये सब है वहाँ पर। इसको चलाने के लिए जो लोग चाहिए, जो इसको मैनेजमेंट के लिए, वो अभी मुकम्मल तौर पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा स्लो है, लेकिन हाँ कोशिश जारी है। तो इससे फ़ायदा आगे के नस्लों को मिलेगा। हाँ, लेकिन ये सरकार का योजना है, हम सरकार के भरोसे नहीं रखते थे, क्योंकि सरकार का बहुत सारा योजना रहती है, तो सरकार आपको उतना तवज्जो एक चीज़ पे नहीं दे सकती है। तो इसका हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद से करें। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हुकूमत बिहार ने शहर अररिया में 3 पार्क का उद्घाटन कर दिया है, लेकिन उसकी देखभाल के लिए वहाँ आदमी मौजूद नहीं है। वो मौजूद नहीं है, वो होना चाहिए। जिस तादाद में होने चाहिए उस तादाद में नहीं है। हम सरकार पे इल्ज़ामात ना लगाएं तो बेहतर है, अपन खुद से ही कुछ करें। वो सरकार का एक योजना है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं बाद में। तो अभी जो हमारा क्या करना है, हम आगे के नस्लों के लिए सोशल संगठन के थ्रू क्या देना चाहेंगे, तो वो है पौधीकरण, सबसे बेस्ट तरीका है। और खेती को करके वो जलाना नहीं है, उसको कर देना है, करवा देना है, खेती करवा के हल चलवा के, ये सब बेहतर तरीका है। तो साकिब साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपने टाइम दिया हमें, हम इसके बारे में बहुत बात रख सके। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए लोगों को एक पैगाम मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, लोगों में एक मैसेज जाएगा, ये ज़रूरी है। तो हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमें बुलाने के लिए, तहे दिल से।